नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन न्यूज पर। लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम न्यूज पंच, जिसके जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। ये तमाम खबरें होती है राजनीति स्तर से जुड़ी और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी जुड़ी हुई। इन तमाम खबरों से जुड़ी एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते हैं, अपने संवाददाताओं से भी लेते हैं एक एक अपडेट, ताजा अपडेट। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, सबसे पहले करेंगे उन प्रमुख खबरों का रुख। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर मुंबई से, जहां पर एमएनएस की तरफ से इस वक्त हल्ला बोल कार्यक्रम इस वक्त देखने को मिला है। और इससे पहले अगर हम देखें तो एमएनएस पहले गुंडागर्दी की और उसके बाद में अब सड़कों पर ये संग्राम देखने को मिल रहा है, ये हंगामा। और तो इस पर लेटेस्ट अपडेट क्या कुछ है वो बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है बिहार के पटना से जुड़ी हुई। गोपाल खेमका के हत्याकांड मामले में अब मास्टरमाइंड को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर कौन ये मास्टरमाइंड है, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। और इसी बीच इन खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां बिना किसी कारण हिंदुओं पर एक बार फिर से हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मालदा जिले के इंग्लिश बाजार के लक्ष्मीकांतपुर में ये हमला हिंदुओं पर किया गया और हिंदुओं के घरों और साथ ही दुकानों को भी वहां पर निशाना बनाया गया है। इससे पहले भी इस तरीके के हमले हिंदुओं पर होते रहे हैं और इसके साथ ही अभी ये हाल ही में एक बार फिर से ये हमला किया गया। मुहर्रम के जुलूस के दौरान तोड़फोड़ वहां पर की गई है, मवेशियों पर भी हमला किया गया और अभी तक पुलिस की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं पश्चिम बंगाल से। टीएमसी सरकार इस वक्त वहां पर सत्ता में है और कई बार टीएमसी पर इस तरीके के तमाम सवाल उठते रहे हैं और एक बार फिर से कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है इस वक्त टीएमसी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है। एक बार फिर से हिंदुओं पर हमला किया गया है। मालदा जिले में ये हमला हुआ है हिंदुओं पर और जो हिंदुओं के घर हैं, दुकानें हैं, वहां पर ये हमला करके उनको निशाना बनाया गया है और पुलिस की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। मुहर्रम का ये जुलूस निकाला जा रहा था और इसी दौरान घरों में और हिंदुओं की जो दुकानें हैं वहां पर ये तोड़फोड़ की गई। यहां तक कि आप समझिए कि मवेशी जो हैं, जो जानवर हैं, उन तक को भी नहीं बख्शा गया, उन पर भी ये हमला किया गया है। और पुलिस की तरफ से रिप्लाई ये ना कि अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई पश्चिम बंगाल पुलिस ने नहीं की है। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं इस पूरे हमले की जो इस वक्त सामने आई हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हिंदुओं पर जो हमले हुए उसके बाद में ये उनकी चोट के निशान इस वक्त और किस तरीके से मुहर्रम के जुलूस के दौरान ये हमला किया गया। हिंदुओं के जो घर हैं और उनकी दुकानें हैं, मवेशी हैं, उनको निशाना बनाया गया है। तो इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं हम आपको और तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर समझ सकते हैं इस वक्त जो लोग इस हमले में पीड़ित हैं वो अपनी चोट दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से उन पर ये हमला किया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अभी तक पुलिस की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई इस पूरे मामले में। हालांकि इससे पहले भी ये कोई पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर इस तरीके का हमला किया गया हो। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब एक साथ एक जगह पर 3-4 घरों को निशाना बनाया गया था, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई थी और जो पुरुष थे उनको जला दिया गया था। तो इस तरीके के मामले एक बार फिर से ये हमले का मामला सामने आया है हिंदुओं पर, जिससे ये साफ होता है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है और इसको लेकर तमाम सवाल टीएमसी पर भी खड़े होते रहे हैं लगातार। और अब एक बार फिर से टीएमसी, क्योंकि इस वक्त पश्चिम बंगाल में टीएमसी सत्ता में है और एक बार फिर से टीएमसी सवालों के घेरे में। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत इस वक्त जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के लिए, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हो, अब एक बार फिर से ये तस्वीरें और सवाल पुलिस पर और सरकार पर। कृतिका, कोई बदलाव नहीं है। मालदा की मोथाबाड़ी, उसके बाद मुर्शिदाबाद की सूती, धुलियान और शमशेरगंज और इस बार मालदा की इंग्लिश बाजार। पिछले 3-4 महीनों में जो सिलसिला हम देखते आ रहे हैं बारी बारी पर करके, इस बार भी वैसा ही हमें देखने को मिला कि कल मुहर्रम की जुलूस के समय पे कोई मतलब नहीं था, कोई किसी तरह से भड़काव नहीं था किसी जगह से। इसी तरह से जैसे आपने तस्वीर में दिखाया कि चुन चुन के हिंदुओं की घर पर इस तरह से तोड़फोड़ किया गया है, मवेशियों को चोट पहुंचाया गया है और वहां पे कई सारे जो सरकार की सिविक वॉलंटियर है,
सिविक वॉलंटियर को चोट पहुंचाया गया है और पुलिस की गाड़ी, ये जो जीप दिखाया जा रहा है, जो शायद बोलेरो है, ये जो भी है, ये पुलिस का है। इस पुलिस की जीप के ऊपर भी या बोलेरो के ऊपर भी तोड़फोड़ गया है, लेकिन उसके बाद भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं किया गया और स्थानीय लेवल पर इस इंफॉर्मेशन को दबाने की कोशिश किया जा रहा है पूरी तरह से। और जो स्थानीय पुलिस है उनकी तरफ से भी जो वहां पे पत्रकार है उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि इसको खबर के हिसाब से ना दिखाया जाए और इस फुटेज को अपने चैनल तक पहुंचाने के लिए वहां की पत्रकारों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। लेकिन क्या करें, हमारे पास पहुंच गया है और हम डीडी न्यूज के साथ है। हमको ये पूरे देश को दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से मुहर्रम की जुलूस से किसी बिना भड़काव के इस तरह से लोगों की घर पे तोड़फोड़ किया गया है। लोगों की जो कमाई करने की दुकान है, देखिए यहाँ पे एक जो आप वहां पे गोलगप्पा कहते हैं, यहाँ पे हम फुचका कहते हैं, उनकी दुकान के ऊपर हमला किया गया है। घर में तोड़फोड़ किया गया है, बाकी दुकानों पे तोड़फोड़ किया गया है। मतलब सेम और एकदम टिपिकल गेम प्लान है जो हम मालदा की मोथाबाड़ी में देखे थे, जो हम मुर्शिदाबाद की सूती, धुलियान और शमशेरगंज में देखे हैं, और वो हम अभी ये मालदा की इंग्लिश बाजार में हमें देखने को मिला है। कृतिका, प्रसन्नजीत, आखिर इन हमलों के पीछे क्या वजह आप मानते हैं? क्या हिंदुओं को वहां पर चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है और वहां से जल्द ताकि हिंदू जो है पश्चिम बंगाल छोड़ दें, ये कोशिश है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बात मैं पहले से कई बार कह चुका हूं कि जिस तरह से किसी जगह पर अगर हिंदुओं का जो पॉपुलेशन है उनका परसेंटेज अगर कम है तो उस जगह पे इन लोगों को पूरी तरह से बेघर करके उस जगह को पूरी तरह से वहां का डेमोग्राफी बदल करने की। मोथाबारी में भी हिंदुओं की संख्या 20% के आसपास, और शमशेरगंज, धुलियान और सूती में भी जहां पे इस तरह की घटना घटी वहां पे भी हिंदुओं की संख्या 20-25% के आसपास, और यहाँ पे भी जिस जगह पे इंग्लिश बाजार की जिस जगह पे इस तरह की घटना घटी वहां पे भी हिंदुओं की संख्या कम है। तो जिस जगह पर हिंदुओं की संख्या कम है वहां पे इस तरह की बिना किसी भड़काव के इस तरह की घटना और पुलिस का पूरी तरह से चुप रहने की मौका, मतलब हो सकता है कि वो पूरी तरह से जो सरकार की एकदम ऊपर से है, वहां ऊपर से पुलिस को बताया गया है कि जब भी इस तरह की कोई घटना घटे तो आप चुपचाप रहेंगे, चाहे आपके ऊपर भी ना चोट आ जाए फिर भी आप चुपचाप रहिए, क्योंकि यहाँ पे सिविक वॉलंटियर के ऊपर चोट आया है, यहाँ पे पुलिस की गाड़ी तोड़फोड़ किया गया है, लेकिन फिर भी पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं। तो मतलब आप समझ लीजिए पिछले बार की तरह यहाँ पे भी पुलिस को बताया गया है कि आप कुछ भी हो जाए आपके साथ, आप देखते रहिएगा कि किस तरह से हिंदुओं को चुन चुन के वहां पे मारा जा रहा है। कृतिका, यानी कि कुल मिलाकर प्री प्लानिंग करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। प्रसन्नजीत, बिल्कुल नहीं की जा रही है, और अभी करीब करीब आप मान लीजिए 24 घंटा होने जा रहा है। ये अगर कल शाम की जुलूस के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब जब मुहर्रम की जुलूस कल शाम को निकाला गया था और आज भी दोपहर ढल चुके हैं, शाम होने जा रहा है, तो अभी भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और ऊपर से मैंने जो कह रहा था कि ये चैनल पर खबर ना हो, न्यूज़पेपर में खबर ना हो, इसके कारण जो डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट है उनके ऊपर एक दबाव डाला जा रहा है। कृतिका, बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं उन खबरों को दबाया जा रहा है, छिपाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े और इसी के साथ अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र की अगली खबर, जहां आपको बता दें कि एक तरफ महाराष्ट्र में भाषा विवाद लगातार गर्माता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एमएनएस की गुंडागर्दी के बाद अब सड़कों पर संग्राम नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने वहां पर मीरा रोड सहित कई सारे इलाकों में विरोध मार्च करने की तैयारी की, लेकिन उससे पहले ही ठाणे पुलिस ने एमएनएस के ठाणे जिला प्रमुख और मोर्चे के आयोजक अविनाश जायब को हिरासत में ले लिया, अविनाश जाधव को। और जब मोर्चा निकाला गया तो पुलिस और एमएनएस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई, जिसकी तस्वीरें भी काफी सारी सामने आई हैं, और जिसके बाद कई कार्यकर्ताओं को उस दौरान हिरासत में भी लिया गया। दरअसल एमएनएस ने जिस रूट से इस मोर्चे को निकालने की इजाजत मांगी थी, सुरक्षा कारणों से पुलिस ने उस रूट से मोर्चा निकालने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद अब नेताओं के अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं।
करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें कैसे एमएनएस ने पहले गुंडागर्दी की और अब सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, जिसको लेकर पुलिस भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं एमएनएस की तरफ से किस तरीके से ये हल्ला बोल देखा जा रहा है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एमएनएस के जो कार्यकर्ता है वो गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं, क्योंकि जो गैर मराठी व्यक्ति है उसको मराठी भाषा नहीं आती, इस वजह से। तो ये पहले गुंडागर्दी एमएनएस के कार्यकर्ता, उसके बाद में दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि सड़कों पर ये प्रदर्शन किया गया है, आज मोर्चा निकाला गया है, विरोध प्रदर्शन किया गया है। और तीसरी तस्वीर कड़ी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जिस रूट से, जिस रास्ते को अपनाने की कोशिश एमएनएस कर रहा था, उस रास्ते की इजाजत पुलिस की तरफ से नहीं दी गई थी, जिसके पीछे सुरक्षा कारण वजह बताई गई। लेकिन उसके बावजूद भी एमएनएस के कार्यकर्ता जो कि नहीं माने और उसी रूट से जाने लगे, जिसके बाद पुलिस ने इन सभी को हिरासत में ले लिया और पुलिस भी कहीं ना कहीं पूरी तौर पर मुस्तैद इस दौरान वहां पर नजर आई, ताकि हालात बिल्कुल भी ना बिगड़े। और हालात अगर बिगड़ते हैं तो तुरंत लोगों को हिरासत में, वहां पर जो लोग हालत को बिगाड़ रहे हैं उनको हिरासत में लिया जा सके और माहौल सही हो सके। इसी के साथ आपको बता दें कि मीरा रोड में मनसे के मोर्चे से पहले ही तनाव जैसी स्थिति इस बार हमें देखने को मिली, जहां पुलिस द्वारा डिटेन की कार्रवाई पर तमाम सवाल भी इस दौरान उठ रहे हैं। बीते कल जो पुलिस ने डिटेन किया कई लोगों को, उसको लेकर ये तमाम सवाल उठे और इसको लेकर विपक्ष ने पुलिस पर ही पक्षपात का आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया गया है। कार्रवाई से राजनीतिक और साथ ही सामाजिक तनाव जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया पुलिस की तरफ से जो ये कार्रवाई की गई। और वहीं शिवसेना के नेता हैं प्रताप सरनाइक, उनकी तरफ से भी कड़ा रुख सामने आया है। कड़ा रुख करते हुए एक बयान उनकी तरफ से दिया गया और उन्होंने कहा कि ये राजनीति से प्रेरित पूरा मामला है। इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित उन्होंने बताया। रात में लोगों को डिटेन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और साथ ही आपको बता दें कि एनसीपी शरद पवार पार्टी के विधायक रोहित पवार ने भी कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा है, सीधे तौर पर एनसीपी शरद पवार पार्टी के विधायक है रोहित पवार, जिन्होंने तमाम सवाल उठाते हुए कहा है कि मराठी समाज के साथ अन्याय हो रहा है, प्रशासन का ये रवैया लोकतंत्र के खिलाफ है। तो इस तरीके के तमाम सवाल इस वक्त पुलिस पर भी उठाए जा रहे हैं, पक्षपात का आरोप पुलिस के ऊपर लग रहा है। और इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, जो कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वो एक बार आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है, कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है। लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी, तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमंट थे कि हमको ये रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूं। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहां चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। इसलिए मराठी आदमी कभी छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता। इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं। तो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये बयान सामने और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शिशिर शैलार इस वक्त जुड़ रहे हैं मुंबई से, सीधा उनका रुख करते हैं। शिशिर, सीधे तौर पर ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले एमएनएस की तरफ से गुंडागर्दी देखने को मिलती है मीरा रोड पे, उसके बाद में विरोध प्रदर्शन की बात कही जाती है, सड़कों पर के आंदोलन करेंगे और प्रदर्शन निकालेंगे। और इस दौरान भी जरूरी है कि वो अपना ही रूट अपनाए। पुलिस मना कर रही है, उसके बावजूद भी वो नहीं मान रहे और उसी रूट से इस विरोध प्रदर्शन को निकालने की अनुमति चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए ऋतिका, पूरा अगर ये मसला देखा जाए तो पुलिस कल रात से ही कुछ आंदोलनकारियों को जो है डिटेन कर रही है। इसके पीछे का कारण मैं बता दूं कि एमएनएस ने कहा था कि उनको मीरा रोड से जो है मोर्चा निकालना, हालांकि मोर्चा की परमिशन जो है पुलिस ने दी थी, लेकिन जो रूट जो एमएनएस कार्यकर्ता और साथ ही साथ बाकी जो अन्य संगठन है वो मांग रहे थे, पुलिस ने उस रूट को नकार दिया। हालांकि कई कारण इसके पीछे थे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन था, इसलिए जो है उनको कहा गया था कि वो दूसरा अन्य रूट जो है उस पर आप ये मोर्चा निकाल सकते हैं, ये पुलिस द्वारा कहा गया था। मोर्चा जो आंदोलनकारी थे उन्होंने कहा कि उनको सभा भी एक लेनी है,
सभा के लिए भी जो है पुलिस द्वारा इजाजत दी गई थी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि रूट के लिए इजाजत नहीं दी गई और इस पर जो है जो आंदोलनकारी थे वो थोड़े एडमेंट थे। उन्होंने कहा कि उसी रूट से हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि इसको लेकर फिर पुलिस प्रशासन ने जो है जोर जबरदस्ती की और कुछ कार्यकर्ताओं को जो है डिटेन किया। डिटेन करने के बाद अब विपक्ष द्वारा यह हमला किया जा रहा है कि मराठी मानुष का आवाज जो है वो दबाने का प्रयास मीरा रोड में किया जा रहा है। इस प्रकार से आरोप विपक्ष द्वारा लगाए गए हैं। हालांकि यहाँ के स्थानीय जो विधायक है और इस वक्त राज्य सरकार में जो मंत्री भी है प्रताप सरनाईक, उन्होंने ये बात सुबह स्पष्ट कर दी थी कि जिस प्रकार से पुलिस ने कार्रवाई की वो ठीक नहीं है। जहां तक बात करें आंदोलनकारियों की, हालांकि स्वयं इस वक्त जो है कैबिनेट मंत्री और वहां के स्थानीय विधायक प्रताप सरनाईक जो है आंदोलन की जो स्थल है वहां पर मौजूद थे, वहां पर पहुंचे थे। लेकिन वहां पर जो मनसे कार्यकर्ता थे उनके द्वारा भी लगातार जो है आंदोलन किया गया उनके सामने। उनको वहां पे आने की इजाजत नहीं जो दी जा रही थी। हालांकि अब स्थिति अगर देखा जाए तो यह है कि जो कुछ आंदोलनकारी थे कुछ उनको जो है पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। कुछ महिला आंदोलनकारी भी इसमें थी। पुलिस की गाड़ियां वहां पर पहुंची थी और पूरी स्थिति को जो है इस वक्त पुलिस कंट्रोल कर रही है। कुछ आंदोलनकारी वहां मौजूद है जो आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि आंदोलन करने के लिए किसी को भी मनाही नहीं की जा सकती। जहां तक वो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हो रहा हो, जाहिर सी बात है कोई भी आंदोलन कर सकता है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है पुलिस की जिम्मेदारी और इसीलिए पुलिस ने कुछ कदम जो है मीरा रोड में उठा है। चूंकि आगे जाकर स्थिति और जो है वो खराब ना हो, इसके मद्देनजर जो है पुलिस द्वारा ये कदम उठाए गए हैं। जी, लेकिन इसके साथ ही शिशिर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इस वक्त खुद वहां पर मौजूद हैं, आपने तमाम जो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात की होगी कि जब पुलिस ने मना किया कि उस रूट से आपको कोई इजाजत नहीं है, तो उसके बावजूद भी उसी रूट से अपना मोर्चा निकालने के लिए आखिर क्यों आतुर नजर आए एमएनएस के कार्यकर्ता? देखिए, एमएनएस द्वारा जो है एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा एक बात जो है वो कही जा रही, वो ये थी कि इससे पहले कुछ दिनों पहले जो गैर मराठी व्यापारी है उनका भी जो आंदोलन इसी जो इलाके में हुआ था। हालांकि सरकार ने उस आंदोलन को जो है वो अनुमति दी थी और हमारे आंदोलन को आखिर अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है? शांतता प्रिय आंदोलन एमएनएस भी निकालना चाह रहा है और ऐसे में पुलिस द्वारा जो है उनका दमन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जोर जबरदस्ती की जा रही है, उनके कार्यकर्ताओं को जो है वो हिरासत में लिया जा रहा है। और इसी के लिए एमएनएस ने हालांकि ये आवाज उठाई थी और आज हालांकि कुछ कार्यकर्ता जरूर जो है हिरासत में, लेकिन एमएनएस के कुछ कार्यकर्ता इस वक्त सड़क पर भी है जो कि आंदोलन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से आंदोलन को दबाया गया या फिर आंदोलन को पूरी तरह से जो है इजाजत नहीं दी गई है। आंदोलन को इजाजत दी गई थी, हालांकि कुछ इफ्स एंड बट्स और कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ जो है वो इजाजत दी गई थी। हालांकि उसको जो है मान्य करने के लिए एमएनएस तैयार नहीं है और इसीलिए जो धरपकड़ की कार्रवाई जो हम कह रहे हैं कि पुलिस वक्त कुछ लोगों को पकड़ रही है, वो इसी का नतीजा है कि आंदोलन हो, लेकिन एक अगर देखा जाए तो डिसिप्लिन में आंदोलन हो और उससे जो है वहां की एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो ना खराब हो, इस पर पुलिस ध्यान दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए शिशिर। इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा और इसी के साथ अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं और अब बात पटना के गोपाल खेमका मर्डर केस की, जिसकी गुत्थी अब लगभग सुलझ चुकी है। मर्डर केस में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पहले एक आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया और उसके बाद में फिर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर सुपारी देने का आरोप है। आपको बता दें कि गोपाल खेमका की शुक्रवार को पटना के गांधी मैदान इलाके में उनके घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई और उनके बेटे की 7 साल पहले हाजीपुर में हत्या कर दी गई थी। और इस मर्डर की प्लानिंग कैसे और कहां हुई है, ये सब आपको बताएंगे। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खेमका हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तो खेमका हत्याकांड में पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है, जिसमें गोपाल खेमका हत्याकांड में एक सफलता के तौर पर इसे देखा जाए, क्योंकि पूरी जो ये गुत्थी है अब वो पुलिस की तरफ से उसे सुलझा लिया गया है। पटना के जाने माने कारोबारी थे गोपाल खेमका, जिनकी उनके घर के सामने ही हत्या कर दी गई, जिसके बाद लगातार पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, आरोपियों तक पहुंच रही थी। पुलिस एनकाउंटर में एक आरोपी को ढेर कर दिया गया और एनकाउंटर में आरोपी विकास उर्फ राजा को मार गिराया गया है। तो इस पूरी प्लानिंग में जो कि शामिल था उससे एनकाउंटर में मार गिराया गया। पटना सिटी इलाके में रात को पुलिस ने यह एनकाउंटर किया है और ये बड़ी सफलता बिहार पुलिस को मिली है। इसके साथ ही दूसरा शूटर है विकास उर्फ राजा, जो है वो मारा गया है, वो भी मारा। दूसरा शूटर जो है वो विकास उर्फ राजा मारा गया और अधिकारियों ने इस पूरे जो स्थल है पटना स्थल का वो भी निरीक्षण किया है घटना स्थल का। पुलिस का साफ संदेश है कि अपराधियों को राहत नहीं दी जाएगी। तो एक आरोपी को तो एनकाउंटर में मार गिराया गया, लेकिन दूसरा शूटर जो है उसे इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है।
आपको बता दें कि हत्याकांड में शामिल मुख्य शूटर जो है उसे पकड़ लिया गया है और शूटर उमेश कुमार की अगर हम बात करें तो उसे गिरफ्तार किया गया है। मालसलामी इलाके से उसको गिरफ्तार किया गया और यहाँ पर गंगा किनारे से हथियार भी बरामद किया गया है, ये भी बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से भी जानकारी दी गई है, जिसमें सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए ये हत्या की गई है। 1 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। साथ ही आपको बता दें कि जिस आरोपी को इस वक्त गिरफ्तार किया गया है उमेश, उसी पर साजिश रचने का पूरा शक है। उदयगिरी अपार्टमेंट में छापेमारी भी पुलिस ने की, जहां से आपको बता दें कि 3 संदिग्धों को भी पुलिस ने इस वक्त हिरासत में लिया है और लगातार इस पूरे मामले के, इस मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर हम देखें तो 2 आरोपी, जिसमें से एक आरोपी को एनकाउंटर पर मार गिराया गया और दूसरा आरोपी इस वक्त हिरासत में है और उसके अलावा 3 और संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि एक और गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर षड्यंत्र का भी आरोप लगाया, तो दूसरी ओर शहनवाज हुसैन ने बिहार पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। आइए आपको सुनाते हैं। बिहार में नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आतंक फैलाओ, अपराध करो और अपराध राजनीतिक संरक्षित अपराध, ये कुछ लोग साजिश करके नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। बिहार पुलिस को बहुत बधाई देते हैं। उन्होंने एक अपराधी जो गोपाल खेमका की हत्या में शामिल था उसको ढेर किया है, एक को गिरफ्तार किया है। साफ संदेश है कि अपराध और अपराधियों से बिहार सरकार कोई समझौता नहीं करती। जो अपराध करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। इस पर जो लोग अब राजनीति कर रहे थे उनके मुंह बंद होने चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि कई लोग, खासकर राहुल गांधी ने बिहार को क्राइम कैपिटल कह दिया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात हो सकती है, जबकि जो लोग जंगल राज में शामिल रहे, कांग्रेस के नेता जंगल राज के वक्त में सरकार में शामिल थे और वो बिहार सरकार के बारे में जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस मर्डर केस को लेकर जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल उठाए गए, उन तमाम सवालों का जवाब सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेश इस वक्त जुड़े ताजा अपडेट के साथ, सीधा होने का रुख करें। मधुरेश, कुल मिलाकर देखें तो एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि एक आरोपी को एनकाउंटर पर मार गिराया गया और दूसरे आरोपी को हिरासत में ले लिया गया, साथ ही 3 संदिग्धों को और हिरासत में लिया गया। यानी कुल मिलाकर हम देखें तो पुलिस की तरफ से ये जो पूरे मर्डर केस की गुत्थी है वो लगभग अब सुलझ चुकी है। आखिर कैसे ये गुत्थी सुलझी? देखिए कृतिका, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा केस है इसमें एक नया मोड़ आ गया है। कल शाम लगभग 8-9 बजे के आसपास उमेश को गिरफ्तार किया गया था और उमेश से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि उसने राजा उर्फ विकास से हथियार खरीदा था। उसके बाद राजा के घर पे पुलिस ने रात 2:45 पर दबिश दी और वहां पर उसने पुलिस के ऊपर में फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद ये पूरी इनकाउंटर की घटना हुई। वो वहां से भाग करके गंगा की तरफ भागा और गंगा किनारे उसका इनकाउंटर हो गया। जिसके बाद सुबह 5 बजे के आसपास पुलिस के आला अधिकारी जो थे उन्होंने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद उमेश से जब दोबारा पूछताछ की गई तो उसकी निशानदेही पे ही जो उदयगिरी अपार्टमेंट है वहां पर पुलिस पहुंची और साथ में उमेश को भी लेकर पहुंची थी, जहां से अशोक साव नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये पूरी जो घटना है इसका मास्टरमाइंड अशोक साव ही है और जो पूरा ये हत्या का प्रकरण था ये 3.5 लाख रुपए में अशोक साव ने उमेश को कॉन्ट्रैक्ट दिया था किलिंग का कि 3.5 लाख रुपए में गोपाल खेमका की हत्या करनी है। और ये जो पूरी साजिश है उसमें एक और नाम सामने आ रहा है, जो वो नाम है अजय वर्मा का। अजय वर्मा यहाँ का एक कुख्यात अपराधी है जिसकी गिरफ्तारी लगभग 3 महीने पहले दिल्ली से हुई थी और वो अभी पटना के बेउर जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि जो उमेश है वो अजय वर्मा का ही शार्प शूटर है और उसी के इशारे पे सारे अपराध वो किया करता है। जी, लेकिन आखिर जब ये गुत्थी लगभग सुलझ ही चुकी है तो इसमें आखिर मर्डर केस के पीछे मकसद क्या है, क्यों मर्डर किया गया? देखिए इसमें कई बातें सामने आ रही है। इससे पहले 2018 में गोपाल खेमका के बेटे की भी हत्या की गई थी और वो जो हत्या की गई थी, बड़ी बात यह है कि उसकी भी साजिश बेउर जेल से ही रची गई थी और हाजीपुर में हत्या की गई थी। पटना से सटे हाजीपुर में उनकी हत्या की गई थी
और वो मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले जो इस मामले में गिरफ्तार किए गए थे, उनके बेटे की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए थे लोग, उसमें से कुछ लोगों को जमानत दी गई थी। उसके बाद शायद ये हत्या उसी प्रकरण से जुड़ी हुई है, हो सकता है वही एक्टिव हुए हों और उन्होंने ये हत्या की साजिश रची हो। हालांकि अभी बिहार पुलिस ने शाम 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, जिसमें इस पूरी घटना के कैसे हुई, क्या वारदात को किस तरह से अंजाम दिया गया, कौन कौन लोग शामिल थे, इसकी पूरी विस्तार से जानकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए मधुरेश। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।